Welcome to the Aspire YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वाटरफॉल मॉडल। लेकिन वाटरफॉल मॉडल में जाने से पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और प्रोसेस मॉडल को एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर मेथड जो डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हैं ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं हमारे पास ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ताकि हमारा इसका गोल क्या होता है इन सारे मेथड्स को फॉलो करने का, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक सिस्टमेटिक वे में, एक एफिशिएंट वे में, एक बेहतरीन तरीके से और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है ना वो बने। ठीक है, इसलिए हम कुछ मेथड्स है जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर की बाकायदा तौर पर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं, और जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड पे जाकर फिर उसकी प्रॉपर तौर पर जो है ना वो मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है, इस ये तो छोटा सा एक ओवरव्यू था इसकी मेथोडोलॉजीज के हवाले से। देन हमारे पास आता है प्रोसेस मॉडल सॉफ्टवेयर का। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो ये आसान लफ्जों में एसडीएलसी में से हमारे जितने भी फेज हैं ये हमें ये बताता है कि हम अब जो है वो हमें नेक्स्ट कौन सा फेज आएगा और वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ये एक फ्रेमवर्क होता है जो हमें बताता है कि प्लानिंग अब करेंगे, अब स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमें मॉडल के अंदर पता चलती हैं, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, तो अंदाजा लगाया जाता है बेसिकली जो हमारी टीम है वो फॉलो कर रही होती है एक वाजे प्रोसेस को। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस, एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस फॉलो कर रही होती है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो उसमें ये प्रिडिक्ट करती है कि हमारा रिजल्ट जो है ना वो कैसा निकलेगा। ठीक है, वो रिजल्ट को प्रिडिक्ट करती है, अंदाजा लगाती है। इसके अलावा फिर उस नतीजे में आगे आने वाले जितने भी रिस्क उनको नजर आ रहे होते हैं आने वाले, उनको वो पहले से ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर लेती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना वो काम करती है हमारी टीम। जब ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगी तो ऑब्वियसली हमारा सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होगा, और इससे क्या होगा, टाइम भी हमारा जो है ना वो बचेगा, और इसके अलावा हमारी एफर्ट्स भी जो है ना वो कम लगती हैं। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी क्वालिटी इंश्योर की जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब है? एसडीएलसी के अंदर जितने भी फेजेस हैं, हर फेज पे आगे मूव करने से पहले, जैसा कि आगे हम वाटरफॉल मॉडल के अंदर भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एसडीएलसी के हर फेज से, इससे पहले कि हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करें, हर फेज, प्रीवियस फेज की क्वालिटी सबसे पहले इंश्योर की जाती है कि वो क्वालिटी वाइज बेहतरीन है या नहीं। ठीक है, क्वालिटी को इसलिए मद्देनजर रखा जाता है ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेहतर तरीके से बन सके। अब जो है वो हम वाटरफॉल मॉडल की तरफ जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो है वो बेसिकली एक बहुत ही सिंपलेस्ट सा और एक बहुत ही ओल्डेस्ट वे है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक है, व्हाई इट कॉल्ड वाटरफॉल? इसको वाटरफॉल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल पानी की तरह जो है ना वो फ्लो डाउन करते हैं। ठीक है, कैसे कि अगर हम लोग एक बार स्टेप वन के ऊपर हैं, ठीक है, हम स्टेप टू पे नहीं जा सकते जब तक हम कंप्लीटली तौर पर स्टेप वन को प्रॉपर तौर पे कंप्लीट नहीं कर लेते। इसके अलावा अगर हम स्टेप थ्री पे जाने लगे हैं तो हम तब तक नहीं जा सकते जब तक स्टेप टू को नहीं सही तरीके से कंप्लीट कर लेते। स्टेप फोर पे नहीं जा सकते जब तक स्टेप थ्री को नहीं सही तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप पे या एक फेज पे एट अ टाइम काम कर सकते हैं। आगे जाने के लिए, मूव फॉरवर्ड करने के लिए पिछले फेज का या पिछले स्टेप का कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉडल जो है वो एक सीक्वेंस वाइज मॉडल है या फिर लीनियर मॉडल है। स्टेप बाय स्टेप काम करता है। स्टेप बाय स्टेप काम क्यों करता है? क्यों? क्योंकि जब एक दफा आप लोग स्टेप टू पे चले गए, आप वापस नहीं आ सकते। अगर आपको, मिसाल के तौर पर आप ले लें कि अगर आप हैं अभी इस वक्त टेस्टिंग फेज के ऊपर हैं, ठीक है, हम इसके फेज या इसके स्टेप से जो है ना वो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप अभी टेस्टिंग फेज पे हैं और आपकी मिस्टेक आ गई डिजाइन फेज के ऊपर, ठीक है, डिजाइन फेज में आपसे मिस्टेक हो गई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सारा जो प्रोसेस था उसको स्टॉप करना पड़ेगा, आपको अपना डिजाइन रीडू करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली कोडिंग करना। ठीक है, तो आपको दोबारा से जो है ना वो डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रिकोड करना पड़ेगा अपना सारा का सारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना वो आप टेस्टिंग फेज के ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब ये फिर सारा प्रोसेस जो है बड़ा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी जो है ना वो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप मॉडल भी बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो फर्दर इसके फेजेस की तरफ जाते हैं। तो इसके फेज जितने भी हैं वो बिल्कुल एसडीएलसी वाले हैं। तो एसडीएलसी के फेजेस को हम बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल इसकी डिटेलिंग में पढ़ के आए हुए हैं। तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जो है ना वो लेते जाएंगे।
ठीक है। सबसे पहला फेज क्या है इसका, रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट के फेज के अंदर क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट की जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स, जो कुछ उसे चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जो वो कुछ चाहता है, वो सारी चीजें जो है ना वो हम इसके अंदर कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है हम उनके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, ठीक है, जो स्टेक होल्डर है उस सॉफ्टवेयर का, हम उनके इंटरव्यू जो है ना वो करते हैं। स्टेक होल्डर वो हो सकता है क्लाइंट भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, जो ओवरसी कर रहा है सारे प्रोजेक्ट को। ठीक है। उनसे इंटरव्यूज लेते हैं, बैक टू बैक उनसे मीटिंग्स करते हैं। क्यों? ताकि हमें एक ही दफा उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पता चल जाए। ऐसा ना हो कि हम अगले फेज में चले जाए, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हमें ठीक तरीके से पता ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज सेकंड टू आता है इसका, डिजाइनिंग का, जिसके अंदर हम लोग डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, डेटाबेस डिजाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, और फिर बनने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर दिखाई कैसे देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो डिजाइन के फेज के अंदर चला जाता है। ठीक है। इसका जो हाई लेवल डिजाइन है वो क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर का डिजाइन अगर हमने बनाना हो। ठीक है। तो फिर डिजाइन बनाने के बाद भी जो है वो डेवलपर जो है वो रिव्यू करता है, रिविजन्स करता है सारी की सारी, ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए इससे पहले कि हम लोग आगे चले जाएं। इसके बाद जो है वो थर्ड फेज आता है इसकी, इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन का जो फेज है इसको बेसिकली हम कहते हैं कोडिंग फेज, और ये डेवलपिंग फेज भी होता है। यहाँ पर आकर जो डेवलपर है वो कोडिंग करता है उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि उसने सारा डिजाइनिंग में जो है ना वो सोचा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से उसको ओवरव्यू सारा कुछ किया जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना निकले। फिर उसके बाद फोर्थ पे आता है फाइनल टेस्टिंग का फेज। टेस्टिंग के फेज में क्या होता है, एरर, बग, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो अगर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कहीं आ गई हैं तो ताकि उसको फिक्स कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट फेज जो है वो हमारे पास फिफ्थ फेज है, डिप्लॉयमेंट का फेज। डिप्लॉयमेंट के फेज के अंदर क्या होता है कि अब जो हमने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उसको हमने दे दिया बेसिकली यूजर के हवाले कर दिया। ठीक है। यूजर के हवाले किस तरह किया, उसके सिस्टम के अंदर हमने जाकर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, कि अब वो उसको यूज करे। अब अगर वो उसको यूज कर रहा है और उसको यूज करने के बाद अगर कोई मसला आ रहा है, तो वो इसके सिक्स्थ फेज जो मेंटेनेंस का फेज है उसके अंदर जो आकर जो है ना उसको हल कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो मेंटेनेंस का फेज है इसके अंदर जो है ना वो अपडेशंस भी की जाती हैं साथ साथ। ठीक है। और मेंटेनेंस भी की जाती है, और इम्प्रूवमेंट्स भी जो है ना वो साथ साथ की जाती हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई इसके सिक्स फेज, जो मैंने आपको इसका ओवरव्यू जो है ना वो दे दिया। अब जो है वो नेक्स्ट हम इसके बेनिफिट्स और इसके लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं, मतलब इसके प्रोज और कॉन्स की तरफ। ठीक है। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा इजी और सिंपल हो जाता है इस्तेमाल करने में भी और इसको अंडरस्टैंड करने में भी। क्यों? क्योंकि क्लियर स्टेप्स होते हैं, स्ट्रक्चर सारा क्लियर होता है, तो इसलिए बनाना इसको बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स पहले ही हमें सारी पता होती हैं कि बाद में क्लाइंट जो है ना वो गिला नहीं कर सकता आपसे कि आपने ये सब कुछ नहीं अंदर डाला। तो सारी चीजें जो है ना वो पहले से क्लियर वगैरह होती हैं। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, वो हम आगे जाके देखते हैं। इसके बाद जो है ना वो सिक्वेंशनल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना वो इजी टू मैनेज करना हो जाता है। एक स्टेप कंप्लीट करते हो इससे पहले कि आप लोग आगे जाओ, तो सीक्वेंस वाइज जो है ना वो इसमें आगे जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले जाके फोर्थ थर्ड स्टेप को सारा देख लो फिर आके वन को देखो। तो मतलब ये कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो इसलिए इसको सीक्वेंशियल प्रोसेस भी कहते हैं या फिर लीनियर भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये, और हाँ, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना वो आसान हो सकता है। ठीक है, कि जब आपको सारा कुछ क्लियर हो, आपको ज्यादा चेंजिंग्स नहीं अंदर करनी है। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा कोई पेचीदा नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं है, तो तब आप इसको यूज करना आपके लिए जो है ना वो आसान नहीं होगा और बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना वो बेस्ट है। फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है ना बेसिकली। ये हमारे पास जो मॉडल है कि एक दफा आपने जो एक फेज कर लिया, अब आप वापस तो आ नहीं सकते। ठीक है। टेस्टिंग टेस्टिंग के बाद आप कोडिंग पे नहीं जा सकते। ठीक है। कोडिंग के बाद आप डिजाइन में नहीं जा सकते। डिजाइन के बाद आप फिर उसके बाद अगर डिजाइन के अंदर कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो अब वहां नहीं आप जा सकते। तो मतलब ये कि फ्लेक्सिबल नहीं है आपका जो है वो मॉडल ये वाला। फिर इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स बाद में चेंज हो जाती हैं तो इस मॉडल को तो हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी इस काम पे। ठीक है। देन उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ जाता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इसको जो है ना वो इस्तेमाल करना बड़ा रिस्की हो जाता है। कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास 100% क्लियर नहीं है। ठीक है। और आप थोड़ी अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा आगे गए, तो रिक्वायरमेंट जो है ना वो और आ गई पीछे से, तो फिर वो बड़ा रिस्की सा हो जाता है काम। ठीक है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। सॉफ्टवेयर में फीचर्स जो है ना वो आप नेक्स्ट जो अगर न्यू फीचर वो अगर आपसे ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप वो नहीं ऐड कर सकते।
तो वाटरफॉल मॉडल जो बेसिकली है, अगर आपने उसको यूज करना है तो उसके पहले आपके पास तीन चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। नंबर एक, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो क्लियर एंड फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्मॉल और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको आगे जाकर जो है ना वो डिफिकल्टीज आए ही ना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक दफा स्टार्ट कर चुके हैं अपने डिजाइन को, तो मतलब अपना सॉफ्टवेयर बनाना एक दफा स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके बाद आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप वापिस जाएं। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें जो है ना वो आप फुलफिल कर सकते हैं तो आपके लिए वाटरफॉल मॉडल इज बेस्ट। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके अलावा आप आपके लिए मतलब वाटरफॉल जो मॉडल है उसको यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वाटरफॉल मॉडल वो यहाँ पर एंड होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ यू हैव एनी क्यूरी just comment me below and stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.